कभी कभी किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, स्टमक फ्लू है, इस किस्म की बीमारियों के बाद जो है वो हमारा अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है, वो अपनी ही नर्वस सिस्टम को, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको अटैक करना शुरू कर देता है, जो हमारा आसाबी निज़ाम है। तो इसको सुनने में तो बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसा होता है और इस बीमारी को जो है वो गियां-बारे सिंड्रोम कहते हैं। ये एक रेयर टाइप का ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि अपनी ही जो है वो नर्व्स को जब डैमेज करना शुरू कर देता है तो उनके अंदर सोजिश हो जाती है, उनकी जो माइलिन शीट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स इंसान में नज़र आते हैं। ये डिजीज़ जो है वो 2 से 4 हफ्ते तक प्रोग्रेस करती है और फिर वो खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन इन 2 से 4 हफ्तों में बहुत से लोग जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। इसका मोर्टालिटी रेट अराउंड 7.5% है और वैसे ये कोई 2 लोगों को होती है 1 लाख लोगों में से। लेकिन रिसेंटली चंद हफ्तों से महाराष्ट्र से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का, वहाँ पे इसके कोई 163 सस्पेक्टेड केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है इसकी वजह से और 28 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी वेंटिलेटर्स पे हैं। तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए ये क्या है, ताकि हम बर वक्त जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच सकें और इसके इफेक्ट्स को कम से कम कर सकें और किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकें। मैं हूं डॉक्टर मरियम अती और इसी गियां-बारे सिंड्रोम के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ये ट्रीटेबल है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से जो है ये प्रोग्रेस करता है, तो बर वक्त इसकी तशख़ीस और इसके लिए इलाज जो भी मुमकिन है वो करना बहुत ज़रूरी है जान बचाने के लिए। तो पता कैसे चलता है? एक तो प्रीवियस हिस्ट्री होगी कि जी आपको किसी किस्म का स्टमक फ्लू वगैरह हुआ है या और कोई इन्फेक्शन हुई है, और उसके बाद जो है वो एकदम से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो है वो लिम्स जो हैं, जो पाँव हैं और जो हाथ हैं, उनके अंदर आपको टिंगलिंग, सनसनाहट शुरू हो जाएगी, उनमें आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी महसूस होगी, चीज़ें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये और प्रोग्रेस करती है तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे और उसके बाद जो है उनके अंदर फालिज हो जाएगा, उनमें पैरालिसिस हो जाएगा। शुरू होती है ये पैरों से और टांगों से और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जब ये ऊपर आती है तो ये हमारे मुंह को, आँखों को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, सबको ये अफेक्ट कर सकती है। तो जब ये हमारे फेस तक आती है, हैंड्स में भी वही टिंगलिंग और आपकी सनसनाहट और ये सब हो गया, वीकनेस हो गई, चीज़ें पकड़ना मुश्किल हो गया। फिर ये आंखों की तरफ आई तो आपको डबल विजन होना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये फेशियल मसल्स को अफेक्ट करेगी तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, आपको अपना खाना चबाने में प्रॉब्लम होगी, आपको अपना खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी, आपके फेशियल मसल्स पैरालाइज होंगे तो आपके मुंह से जो है वो थूक एक तरफ से बहना शुरू कर देगा, इसी तरह खाना भी एक तरफ से जो है वो चबाया नहीं जा रहा होगा। जब ये आपके लंग्स को अफेक्ट करेगी तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आपका सांस अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर निकालना मुश्किल होगा क्योंकि मसल्स पैरालाइज्ड हैं, तो लोगों को जो है वो वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, पड़ सकती है, पड़ जाती है। इसी तरह जब ये दिल पे अफेक्ट करेगी तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और जो है वो ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा और किसी का बहुत कम हो जाएगा। तो नॉर्मली क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो इसलिए फ़ौरन जब इस किस्म के सिम्टम्स हो रहे हों कि बिल्कुल चला ना जा रहा हो, टांगें ना उठ रही हों, तो आपको चाहिए कि जो है वो मरीज़ को आप जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। वहाँ पे इसको तशख़ीस किया जाता है, डिफरेंट उसके प्रोसीजर्स होते हैं, स्पाइनल टैप होता है यानी लंबर पंक्चर किया जाता है, वहाँ से CSF फ्लूइड निकाला जाता है और उसको चेक किया जाता है। इसी तरह से नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं जो कि बताती हैं कि ये आपकी नर्व्स के ऊपर जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, माइलिन शीट्स हैं, वो डैमेज हुई हुई हैं और नर्व कंडक्शन जो है वो इम्प्रॉपर हो रही है।
इसको आसानी से समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे बिजली की तारें होती हैं, तो उनको नंगा तो नहीं छोड़ा जाता, उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है ताकि बिजली जो वो है इधर-उधर शॉर्ट सर्किट ना करे और अपना काम पूरी तरह से कर सके। इसी तरह जो हमारी ये नर्व्स होती हैं, जो हमारे कंडक्शन करती हैं ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस दैट आर गोइंग थ्रू एंड फ्रॉम द ब्रेन, तो उनके ऊपर भी जो है वो एक माइलिन की शीथ होती है, एक उसका गिलाफ होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज उस गिलाफ को जो है वो डैमेज करती है, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है जी प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में जो है प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है, एक मरीज का जो है वो खून बाहर निकाला जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है, उसके प्लाज्मा को फेंक दिया जाता है जिसमें ये सारे डैमेज सेल्स, ऑटो इम्यून सेल्स जो हैं वो हैं, और उसको ट्रीट करने के बाद जो सही प्लाज्मा है, जो हेल्दी प्लाज्मा है, उस ब्लड को वापस से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसी तरह से इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दी जाती है। वाई शेप के जो प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो दूसरे लोगों से ली जाती हैं और उनको मरीज़ के जिस्म में डाला जाता है ताकि वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं। फिर जिनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है मसल पैरालिसिस की वजह से, उनको वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है ताकि उनका सांस बहाल रहे। सांस चलेगी तो बाकी निज़ाम अपने आप को हील करने में मदद करेगा। फिर इसी तरह से जिनको सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है कि वो चल नहीं सक रहे हैं, खाना नहीं खा सक रहे हैं, बोल नहीं सक रहे हैं, उस सपोर्टिव केयर आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मली जो है ये 4 से 6 हफ्तों में लोग जो हैं वो बेहतर होना शुरू होते हैं और कोई 6 महीने लग जाते हैं कि वो दोबारा से चल सके, अगर उनको टांगों में इतना पैरालिसिस हो गया था कि वो चलना अपना छोड़ चुके थे। और कई दफ़ा कई सालों तक जो ये मसल वीकनेस और टिंगलिंग और चलने की प्रॉब्लम है वो लोगों के साथ साथ चलती है और कई दफ़ा सारी उम्र। तो इस सारे बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपके आसपास में अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाएं। इस वक्त वैसे तो ये कम होती है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया में क्योंकि इतने सारे केसेस आ गए हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जो है वो एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो वहाँ देखा गया कि जो पानी का जो प्लांट है वो अनट्रीटेड है और वहाँ सीवेज मिक्सिंग हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद पाई गई है उस पानी में ई कोलाई ऑर्गेनिजम्स की और कंपाइलोबैक्टर जियोजेनाई की। तो ये सारे वो सोच रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा ये जो है स्टमक फ्लू वगैरह हो रहा है और इसके बाद गियान-बारे सिंड्रोम, GBS सिंड्रोम हो रहा है। तो आप प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, अच्छे से नहा धो के, साफ रह के और स्पेशली हाथ धो के बार बार और स्पेशली वॉशरूम से आने के बाद। और इसी तरह आप अपनी फूड हाइजीन को मेंटेन कीजिए, आपका पीने का पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजूहात से अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी इलनेसेस और आपको स्टमक इलनेसेस ज़्यादा होंगी और इसकी वजह से आप गियान-बारे सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को समझिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे बर वक्त अस्पताल पहुंचाइए ताकि उनका इलाज हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।